खुशियाँ हमारे आसपास ही होती है पर हम उन्हें देख ही नहीं पाते। खुशियाँ छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में होती है पर हम उन्हें महसूस ही नहीं कर पाते। अब देखते हैं पोएट को इतनी ज़्यादा खुशी किस बात से मिली। चलिए पढ़ते हैं इस पोएम को। लेट्स रीड। Hello students, welcome back all with another short and simple poem, yet with a deeper and larger meaning, written by Robert Frost. Yes children, Dust of Snow बहुत छोटी सी पोएम है, ओनली ऑफ 2 स्टैंजाज। ठीक है, ये आपको दिखाई भी दे रहा है, सिर्फ 2 स्टैंजाज में लिखी हुई पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। और चिल्ड्रन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बहुत फेमस अमेरिकन पोएट हैं और 9th स्टैंडर्ड में आपने इनकी पोएम रॉड नॉट टेकन, जो बहुत फेमस है, आपने ज़रूर उसको पढ़ा था। अगर हम डस्ट ऑफ स्नो की बात करें चिल्ड्रन, तो पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि चिल्ड्रन, जब कोई आपके ऊपर एकदम से वाटर स्प्लैश करता है, आप बहुत आराम से कहीं बैठे हैं और कोई मजाक में आकर अचानक से आपके ऊपर स्प्रे करता है, स्प्रिंकल कर देता है वाटर, तो वो बहुत फ़नी होता है, राइट। अगर हम किसी सीरियस नोट पे बैठे हैं और अचानक से कोई ऐसी शरारत करता है तो हम उसके पीछे दौड़ते हैं उसको मारने के लिए, राइट। तो उसी तरीके से अगर हम सैड नोट पे हैं तो वो एक मजाक का माहौल बन जाता है। अब यहाँ पर जो पोएट है वो बहुत उदास था, ठीक है। वो अपने ऐसे रूरल एरिया में, मतलब कहीं नेचुरल एनवायरनमेंट में कहीं था और खूब वहाँ स्नो थी। अब स्नो चिल्ड्रन, आइस और स्नो दोनों सेम है, लेकिन आइस और स्नो में भी डिफरेंस होता है। यहाँ पर देखो, आइस बहुत हार्ड होती है, ठीक है। बर्फ़ बहुत हार्ड होती है, सॉलिड होती है, लेकिन जो स्नो होती है वो बहुत सॉफ्ट स्टेट में होती है। बर्फ़ का जो सॉफ्ट स्टेट रूप है, बर्फ़ का जो आइस का जो सॉफ्ट रूप होता है, हम उसको स्नो कहते हैं। और यहाँ देखिए डस्ट होता है धूल मिट्टी, लेकिन यहाँ डस्ट ऑफ स्नो क्या होगा, यानी जो स्नो है, बर्फ़ है, उसके बहुत महीन छोटे छोटे पार्टिकल्स, डस्ट जैसे। आप इस पिक्चर में बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ स्नो की चादर बिछी हुई है, दूर दूर तक बर्फ़ ही बर्फ़ है। चिल्ड्रन, पोएम बहुत छोटी सी है, लेकिन उसको समझने के लिए हमारे पास पहले हमारा बेस होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में आपको थोड़ा समझा रही हूँ। अब देखो चिल्ड्रन, इस पोएम में पोएट ने क्या किया है, उसको एक अनुभव होता है, एक एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत सैड नोट पे है और वहीं रूरल एरिया में कहीं पे वो घूम रहा है, बहुत सैड है। और आगे जो सराउंडिंग है, जो आसपास का उसका वातावरण है, वो भी थोड़ा सैड नोट वाला ही, उसका जो माहौल है वो ऐसा ही है कि चारों तरफ बर्फ़ जमी हुई है और आगे एक पेड़ है, वो भी हैमलॉक ट्री एक ऐसा पेड़ होता है जिसको शुभ नहीं माना जाता, राइट। और उसके ऊपर एक क्रो बैठा है, यानी एक कौवा बैठा है। अब कौवा चिल्ड्रन, क्रो, आपने देखा है जितने भी पोएट्स वगैरह हैं, कभी भी लिटरेचर में इस टाइप के बर्ड को ज़्यादा यूज़ नहीं करते। वो लोग नाइटिंगेल की बातें करते हैं, पैरट की बातें करते हैं, माइना की बातें होती हैं, कुकूज़ की बातें होती हैं, पिकॉक की बातें होती हैं, लेकिन क्रो को कौन डिस्कस करता है ना। और उसी तरीके से अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो और भी बहुत सारे, पाइन ट्री है या फिर मैपल है, ओक है, इस टाइप के जो सुंदर दिखने में जो सुंदर वृक्ष होते हैं उसकी बात होती है। लेकिन यहाँ पे एक वृक्ष है, एक पेड़ है, हैमलॉक ट्री।
आप ये फर्स्ट पैराग्राफ की ये देखो लास्ट लाइन में लिखा है हेमलॉक ट्री। चिल्ड्रन, ये पेड़ दिखने में जैसे होता है ना क्रिसमस ट्री, बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन ये पॉइजनस प्लांट होता है, बहुत अच्छा प्लांट नहीं होता, और इसके ऊपर ऐसे वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। अब देखो चिल्ड्रन, क्रो एक मतलब बैड ऑमन माना जाता है, इसको अशुभ का प्रतीक होता है ना, जैसे वो माना जाता है। क्रो है, हेमलॉक ट्री है, और स्नो ही स्नो है, एकदम थमा हुआ सा एटमॉस्फेयर है। लेकिन इस माहौल में भी पोएट के साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि वो सैड नोट से एकदम हैप्पी नोट पे आ जाता है, वो खुश हो जाता है। चलिए अब हम समझते हैं वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। कि जिस तरीके से एक कौवे ने जो हेमलॉक ट्री पे बैठा था, उसने मेरे ऊपर बर्फ़ को झाड़ा। द डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो यानी वो जैसे झाड़ते हैं ना, उठ के कुछ अपना ऐसे झाड़ते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो, उसने मेरे ऊपर बर्फ़ को झाड़ा, उस क्रो ने, उसने मेरे मूड को ही चेंज कर दिया, जिससे मेरा पूरा दिन ख़राब होने से बच गया। मतलब कि बिल्कुल छोटी सी बात हुई, ये इंसिडेंट बहुत छोटा सा था, लेकिन इसने एक ही मिनट में पोएट के मूड को चेंज कर दिया। वो एकदम से पलटा, उसको लगा अरे ये क्या, मेरे ऊपर इतनी बर्फ़ कहाँ से आ गई। तो वो एकदम से, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कोई अचानक से आप पे वाटर स्प्लैश कर देता है, पानी की बौछार डाल देता है, तो अपने एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, है ना। तो पोएट भी एक्टिव हो गया, मतलब वो जो अपने विचारों में कहीं डूबा हुआ था, क्रो की इस हरकत से, जो उसने ऐसे अपने ऊपर से डस्ट को झाड़ा, तो इससे पोएट का मूड एकदम से चेंज हो गया, यानी वो सैड नोट से हैप्पी नोट पे आ गया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, यानी इसका मतलब कि इस घटना ने, इस इंसिडेंट ने मेरे पूरे दिन के कुछ हिस्से को बर्बाद होने से बचा लिया। रूड मीन्स अफसोस करना, पछतावा करना। यहाँ हो सकता है पोएट बड़ा उदास था, अपनी पुरानी गलतियों का पछतावा कर रहा था, अफसोस में लगा हुआ था, लेकिन इस क्रो की इस छोटी सी हरकत ने उसको एकदम से झंझोड़ दिया, है ना। वो एक्टिव हो गया और वो खुश हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हैप्पी नोट पे आ गया, जिससे उसका पूरा दिन ऐसे अफसोस करने, पछतावा करने में ख़त्म होने की बजाय उसने पॉजिटिविटी ढूंढ ली। तो यही थी पोएम। और अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि पोएम को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है। चिल्ड्रन, यानी हिंदी में जैसे किसी कविता को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का यूज़ किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही इंग्लिश में पोएम्स को डेकोरेटिव तरीके से लिखने में लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले चिल्ड्रन हम देखते हैं राइमिंग स्कीम। पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी फर्स्ट स्टैंजा में, और सेकंड स्टैंजा में देखो सी डी। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टैंजा में क्रो, एंड थर्ड लाइन में लास्ट वर्ड स्नो। क्रो, स्नो सेम साउंड है, और सेकंड मी, ट्री सेम साउंड। ओके, तो इस तरीके से ए बी। सेकंड स्टैंजा में देखो हार्ट, पार्ट, मूड, रूड, यानी सी डी। ओके, अब चिल्ड्रन एक चीज़ और देखो, ये पोएम स्टार्टिंग से लेकर सिर्फ एंड में फुल स्टॉप है, इसके अलावा कहीं पे कोई कोमा नहीं है। तो इस तरीके से जब किसी पोएम को लिखा जाता है तब वो एंजैबमेंट होता है, राइट, एंजैबमेंट। और सेकंड स्टैंजा में एक और बहुत ही सुंदर लिटरेरी टर्म फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है चिल्ड्रन जब सेम साउंडिंग वर्ड, यानी एक आवाज़ के जो वर्ड होते हैं एक ही लाइन में रिपीट होते हैं, तब वो एलिट्रेशन का एग्जाम्पल होते हैं। जैसे यहाँ सेकंड स्टैंजा में देखो हैज़,
और लास्ट में हार्ट, यानी ह की साउंड भी इसमें आ रही है। और दूसरा देखो, saved some part, saved s some s, तो इस तरीके से ये अलिट्रेशन का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और yes, that's all in this poem. Children, enjoy and read this heartily. Bye bye and take care.